नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और अब बात म्यांमार में किस तरह से वहां रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो मामला पेश आ रहे हैं, किस तरह वो वहां से भागे, बांग्लादेश पहुंचे, बांग्लादेश के रास्ते कुछ हिंदुस्तान भी पहुंच गए, करीब 40,000 उनकी तादाद बताई जा रही है। लेकिन अब उनके साथ क्या हो रहा है, इस पर एक खास प्रोग्राम। म्यांमार यानी बर्मा में फौज की जानिब से रोहिंग्या मुसलमानों पर जालिमाना सलूक के इल्जामात के बीच हिंदुस्तान में पनाहगुज़ीर रहे तकरीबन 1300 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पहुंच गए हैं, या यूं कह लें कि उन्हें मजबूरन बांग्लादेश जाना पड़ा है। बांग्लादेश में पनाह को तरजीह देने वाले इन रुकावट को भी एक वजह बताया जा रहा है। तो दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा ये मसला है जो किसी इलाके से या किसी की पहचान से या किसी की मजहबी पहचान है, और इस बारे में काफी एक्टिव रहे हैं। सबसे पहले मैं सीनियर जर्नलिस्ट के नाते राकेश कपूर के पास जाऊंगा। राकेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि एक दशक से लगभग ये बातें सामने आ रही हैं, ये एक बैनुल-अक़वामी यानी इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है। पनाहगज़ीनों का मामला तो है ही, साथ ही साथ जिस तरह से इस दुनिया के खित्ते में, जिसे म्यांमार या बर्मा कहा जाता है, वहां पर इंसानों के साथ पहचान चाहे उनकी जो भी हो, जिस तरह वहां पर जो अक़वाम मुत्तहिदा के लफ्जों में जिनोसाइड किया गया, और उसके बाद जिस तरह उस पर एक सियासी रुख, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। अब यह मामला ऐसा है कि दुनिया के कई गोशों से यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या उस मुल्क की पहचान बदल रही है जो रिवायती तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर फैसले लेने वाला मुल्क हुआ करता था। बात हिंदुस्तान हमारे मुल्क की हो रही है। राकेश जी, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, हिंदुस्तान की तासीर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हिंदुस्तान वही है जिसमें न जाने कितनी तहजीबों के लोग आकर के मिले और यहाँ आकर के सब हिंदुस्तानी बन गए। तो हिंदुस्तान की जहाँ तक तबीयत का सवाल है, जहाँ तक इसकी तहजीब की तरबियत का सवाल है, तो हिंदुस्तान जो है इंसानियत के लिए हमेशा खुला हुआ दरवाजा रहा है। लेकिन रोहिंग्यास का जहाँ तक मसला है, तो पिछले अक्टूबर महीने में मैं बांग्लादेश में ही था, और कॉक्स बाजार जहाँ के बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है रिफ्यूजीज का, जहां 7-8 लाख लोग रहते हैं। जी, ये बहुत बड़ा ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। जी 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 जी, दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। मैं तो वहां होकर के आया हूँ। जी हाँ, 1-2 दिन वहां रहा भी। जी, तो वहां के जो हालात हैं उन लोगों के जो हालात हैं, देखिए, खैरात पे आप 1-2 दिन की बात तो कर सकते हैं, लेकिन खैरात पे दी हुई जिंदगी, आप पूरी जिंदगी खैरात पे गुजार दें, ये मुमकिन नहीं है। जी। उन लोगों को जिस तरीके से म्यांमार से उनको निकाला गया है, जिस तरीके से उन पर जुल्म ढाए गए, वो इंसानियत पर ढाया गया जुल्म था। क्योंकि अगर आप इसकी तवारीख में जाएं, ये रखाइन जो स्टेट है म्यांमार की जी, उसमें वहां पे लगातार एक महाज छिला हुआ था। 1930 या 40, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है जी। वहां पे रखाइन के जो खासतौर से जो रोहिंग्या मुसलमानों के और आन सू की, जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर या ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी अलंबरदार हकूक जो हैं, वो वहां की सरकार देने को राजी ना हो जी। तो हिंदुस्तान का दरवाजा तो हमेशा ही खुला रहा है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि बस के दुश्वार है, हर बस के दुश्वार है, काम का आसा होना, आदमी को भी मयसर नहीं है इंसान होना। सवाल ये देखना। रुख करते हैं चंद्रभूषण पांडे का, जो तर्जुमान है बीजेपी के। चंद्रभूषण पांडे जी, आप एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी का मुल्क की बेशतर हिस्सों में, बेशतर रियासतों में इख्तिदार में है वो पार्टी, मरकज में वो पार्टी है। आप इस पूरे मसले को, आपकी पार्टी इस मसले को कैसे देखती है? क्या इस मसले को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखा जाना चाहिए या नहीं? देखिए विशाल जी, 2 चीजें हैं। भारत देश, जैसा कि अभी राकेश जी ने भी स्पष्ट किया कि सर्वधर्म संभाव के रूप में सुविख्यात है पूरी दुनिया में। जी।
और हमारी जो पार्टी है वो सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर फोकस करके जी भेदभाव रहित सुशासन प्रशस्त कर रही है। ये सवाल ये उठता है कि जब रोहिंग्या को लेकर जब बात आई तो दो चीजें बहुत स्पष्ट है कि देश की जो उस दशा में जबकि कोई विदेशी बिना किसी सुसंगत दस्तावेज के देश के बॉर्डर में घुस आता है और घुस ही नहीं आता बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी समस्या बनता है। इसके लिए होम मिनिस्ट्री की एक डिटेल रिपोर्ट है। एक दूसरा सवाल अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए या मान्य हो जाएगा, अब वो उसे घटाकर 6 साल कर दिया गया। एक तो ये बात है, दूसरी ये जिस पहचान भी उससे जुड़ी है। मैं इस पर सवाल लेकर आऊंगा, पहले रुख करते हैं शब्बीर का जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शब्बीर हैं रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के फाउंडर हैं। शब्बीर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रोहिंग्या के मामले में ह्यूमन राइट्स के सहारे कितना स्कोप आपको नजर आता है और क्या आपको लगता है कि ह्यूमन राइट्स का यह सहारा रोहिंग्या लोगों को एक राहत दे सकता है? जी जी बिल्कुल। मैं न्यूज़ 18 को बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों को बोलने के लिए मौका दिया गया है। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे देश में 1948 से लेके आज़ादी मिलने के बाद 1948 से 1947 और थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए शब्बीर। सॉरी, थोड़ी ऊंची आवाज में, स्पीक लाउड। 1978 से लेके अब तक हमारे ऊपर जुल्म होके आ रहे हैं। ये सिस्टमेटिकली प्लान के साथ जुल्म कर रहे हैं बर्मा के अंदर। हम लोग वहां से जान बचा के बांग्लादेश होकर हिंदुस्तान को आए हैं और जगह जैसे मलेशिया, थाईलैंड, यूरोप हर जगह में रोहिंग्या निकल के गया है। जिस तरीके 25 अगस्त 2017 में और 2016 में जो हालत के हिसाब से अभी कुछ लोग हिंदुस्तान से बांग्लादेश चला जा रहे हैं, कुछ लोगों को हिंदुस्तान से बर्मा भेज रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। एक तरफ यूनाइटेड नेशन ने रोहिंग्या के ऊपर जेनोसाइड हुआ है बोल के क्या है, जो लोग 2012 से लेके अब तक जेल में रखा है उसको नहीं मालूम बर्मा के अंदर क्या हुआ है, बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, उनको मालूम नहीं है। तो कोई भी नहीं चाहते जेल में रहने के लिए, इसीलिए अपने आप अप्रोच करते हैं अपने देश वापस जाने के लिए। अगर हिंदुस्तान गवर्नमेंट इंसानियत की वास्ते अगर लोगों की हालत पे देखा जाता है, ये लोग आया क्यों है, ये यहाँ पे आपको बता दूं कि शब्बीर खुद एक रेफ्यूजी हैं और यहाँ पे इन्होंने रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक तंजीम बनाई है। शब्बीर, एक सवाल ये है कि किसी भी देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी उसके लिए बहुत मायने रखती है। एक दो नहीं बल्कि कई फ्रंट से ये बात भी सामने आई है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मुल्क जो देश हिंदुस्तान जो है इस पे सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जरूरी नहीं है? अगर सिक्योरिटी के बिना पर किसी को हम परखें, जांचें, हमारा मुल्क उसे जांचे परखे, क्या गलत है इसमें? बिल्कुल उसको ये एक हर देश का जिम्मेदारी है, हर देश के लिए सुरक्षा के लिए जानकारी रखने के लिए हर देश की जिम्मेदारी है। इंडिया एक डेमोक्रेसी आइकन कंट्री है। हम लोग सोचते हैं हिंदुस्तान के अंदर एक पावरफुल कंट्री है, यूनाइटेड नेशन जिस तरह का देश है, ये हिंदुस्तान भी इस तरह का एक देश है। ये सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट बिल्कुल ही रख सकता है। हम भी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे जान की खतरा है, इसलिए हम सेफ महसूस कर रहे हैं हिंदुस्तान में, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या म्यांमार में अब हालात बेहतर नहीं हुए हैं? अगर म्यांमार भेजा जाने का फैसला लिया जाता है तो आपको उसमें क्या दिक्कत अब आ रही है? अभी भी हालत ठीक नहीं है, लोग वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लोगों को सिटीजनशिप बंद कर दिया है, लोगों को आना जाना बंद कर दिया है, लोगों को काम करने नहीं दे रहे हैं, लोगों को पढ़ाई करने नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर काम करने नहीं दे रहे हैं, इंटरनेशनल एजेंसियां को जाने नहीं दे रहे हैं, मीडिया को जाने नहीं दे रहे, वहाँ के हालत और खराब है। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहें। राकेश कपूर जी, एक बार फिर आपके पास मैं इस सवाल को लेकर आ रहा हूं। आपने कहा कि आप कॉक्स बाजार गए थे जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा अभी रिफ्यूजी कैंप लगा हुआ है। आपने वहां जाहिर है कई लोगों से मुलाकात की होगी, उनके हालचाल जाना होगा। कितना अहम यह सवाल है कि हमारा देश हिंदुस्तान सिक्योरिटी के मामले पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तो इस बहाने से या इस जरिए से हम अगर देखें तो फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड या ह्यूमन राइट्स की वैल्यू की बात कहां रह जाती है? नहीं, देखिए, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात तो हमेशा ही रहेगी। जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, कोई भी मुल्क अपनी सिक्योरिटी से किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। वो बांग्लादेश भी नहीं कर रहा है जी, माफ कीजिए, बांग्लादेश भी अपनी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वो सारे उन्हें सहूलियतें मुहैया करा रहा है जो एक इंसान के जीने के लिए जरूरी होती हैं।
तो ये सारी बातें हमें देखने की। और वहां पर जो बांग्लादेश की जो मौजूदा वजीर आजम है शेख हसीना, वो भी लगातार इस बात की कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से ये मसला सुलझाया जाना चाहिए और जो म्यांमार के जो लोग आए हुए हैं वो अपने मुल्क में वापस जाने चाहिए, लेकिन वो वापस इस शर्त पर जाएं कि उन्हें जाकर के वहां के सारे कोई वहां हिंदू नहीं मारे जा रहे थे, हिंदू भी मारे गए थे, लेकिन सवाल यह है कि वहां मजहब का मसला नहीं था। इसलिए हिंदुस्तान ने कभी भी मजहब को तरजीह नहीं दी है। मेरी अर्ज ये है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही इस मसले को देखना चाहिए और यूएनओ से लेकर के और जितने भी बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म हैं उन सब पर हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि जो म्यांमार के लोग हैं, जो ये म्यांमार के रखाइन स्टेट के रोहिंग्या लोग हैं, इन्हें मजहब के तौर मजहब की आइडेंटिटी से ना देख करके इंसानियत की आइडेंटिटी से देखा जाए और इनके हकूक उन्हें वापस दिलाए जाएं, तब तो ये बात बनती है। और हिंदुस्तान की सरकार ऐसा कर भी रही है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश और हिंदुस्तान की सरकार ने इस मामले में जो कदम बढ़ाए हैं, लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है ना चंद्रभूषण जी, क्या आपको भी नहीं लगता कि इस कदम इस तारीफ थोड़ा तेजी से बढ़ाना चाहिए कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश, जहां पे आप एक नए वजीर आजम हैं, ये दोनों मिलकर म्यांमार से भी इस पर गुफ्तगू करें, बातचीत करें, एक ट्राइलेटरल जो है वो गुफ्तगू हो, और म्यांमार हमारी बात नहीं मानेगा, हिंदुस्तान की बात नहीं मानेगा, ऐसा नहीं समझा जा सकता। चंद्रभूषण जी, क्या इसका एक रास्ता निकलता है कि क्या आप ये चाहेंगे कि वहां पर अभी मारकाट इसी तरह से हो रही हो और वहां पर इनको भेज दिया जाए? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो विश्व के सारे महत्वपूर्ण शांति मिशन में भागीदार रहा है जी, और मानवाधिकार को लेकर के अपनी इसकी एक ख्याति है और उसने अपनी इस ख्याति से कभी समझौता नहीं किया है जी। अभी जो वर्तमान सरकार है, हमारे बांग्लादेश के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और मैं मानता हूं कि विदेश मंत्री के स्तर पर एक चर्चा चल भी रही है। अभी बांग्लादेश के जो नए नए विदेश मंत्री हैं उनके भी बयान आया है और मिला जुला के इस विषय को उस लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी सच्चाई है कि हमारे देश में भी शरणार्थी शिविरों में तमाम रोहिंग्या रह रहे हैं जी, और वो रह रहे हैं और जो मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय मानक है जी, उस पर उनको सुख सुविधाएं भी मिल रही हैं जी। मुद्दा यह है कि भारत भूमि जो है, भारत भूमि तमाम ऐसे लोगों के लिए जो कि आसानी से बॉर्डर को फिल्ट्रेट करके इस आधार पर आए कि एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ रोजी रोटी तलाशना हमारी उदारता का लाभ उठाते हुए आसान है, तो इस देश की बढ़ती हुई आबादी और सीमित क्षेत्र पर उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। नंबर एक, चंद्रभूषण जी, कोई हंसी खुशी नहीं आ रहा है चंद्रभूषण जी, कोई हंसी खुशी जी। तो देखिए, सच्चाई है कि पाकिस्तान का जब जन्म हुआ तो वह 17% के आसपास हिंदू और बौद्ध थे जी। आज उनकी संख्या घट के 1% से भी कम हो गई जी। वो कहां गए इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और इसका एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है। नहीं, लेकिन आप सीधे तौर पे ऐसे नहीं कह सकते ना कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। देश के रूप में आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है? क्या सिर्फ यहाँ हिंदू रहते हैं? ये बात आप नहीं कह सकते ना। नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। सच्चाई किस तरह से? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको लिखा है? सच्चाई है कि आज भारत में 100 करोड़ के आसपास हिंदू रहते हैं। ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। आप उस पर आइए, तो इस आप उस पर आइए कि इसके लिए जो इंटरनेशनल लॉज है उसके तहत हम कैसे किसी को, चूंकि जैसे आप हमारे शहर का या मोहल्ले का पड़ोसी होता है, वैसे एक देश का भी पड़ोस होता है, पड़ोसी देश होता है, बहुत सारे बायलैटरल इश्यूज होते हैं। वक्त की कमी है, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है और हम फॉलो कर रहे हैं। चंद्रभूषण पांडे जी, देखिए, आप इस बात को मत भूलिए कि आपके ही पार्टी के बहुत सारे लोग इसी अमेंडमेंट बिल को लेकर बीजेपी के कई नेता ने वहां पर आवाज उठाई आसाम में। कुछ लोगों ने तो इस्तीफा भी दे दिया है। उनका सिर्फ यह मानना है कि फॉरेनर होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप ऐसी बात ना कीजिए प्लीज, वक्त कम होने से मजीद गुफ्तगू करता। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चंद्रभूषण जी आपका भी शुक्रिया और शब्बीर आपका भी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। हमें दीजिए इजाजत, आदाब।